हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंक्रीट का यूज करना पड़ता है, खासतौर से सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कंक्रीट जो हम कास्टिंग करने वाले हैं क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसके लिए कुछ हमारे पास कोडल प्रोविजंस हैं। वो कोडल प्रोविजंस कहते हैं कि यदि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में या फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ में या टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमारा कंक्रीट इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लेता है तो वो एक्सेप्टेबल है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पैरामीटर। सबसे पहले जो हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, उसमें भी पूछा था, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट, उसमें हमने 3 पैरामीटर्स को लिखा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पैरामीटर, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ पैरामीटर एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पैरामीटर। आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कंसीडरिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। आपको पता है कंक्रीट इज द वीकेस्ट इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऐसा कोई मेथड है ही नहीं कि डायरेक्टली आप टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि हम कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं। तो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मेजर किया जाता है वो इनडायरेक्टली, मतलब किसी तरह हम इसको रिलेट करते हैं। जैसे आप सोचोगे कि जैसे मेटल होता है, माइल्ड स्टील होता है, उसका हम टेंसाइल स्ट्रेंथ तो मेजर कर लेते हैं। कैसे? यूटीएम में आप क्या करते हैं कि स्पेसिमेन बनाते हैं और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से यूनिडायरेक्शनल लोडिंग लगा के आप मेजर कर सकते हैं। बट कंक्रीट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कंक्रीट में वैसा स्पेसिमेन बना भी नहीं सकते और न ही यूटीएम में ले जाकर आप डायरेक्ट टेंसाइल लोडिंग अप्लाई कर सकते हो। यानी देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं जो इनडायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को बताते हैं, जैसे कि ब्राजीलियन टेस्ट होता है। ब्राजीलियन टेस्ट में हम क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाते हैं जिसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और उसके बेसिस पे हम एक स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालते हैं जो कि इनडायरेक्टली हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट ये फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बहुत ही मेहनत करके आपने इसको कर भी लिया तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू आती है। तो जनरली आती है 1/10 to 1/12 ऑफ FCK। FCK क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग बिलो विच ओनली 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट एग्जिस्ट। यदि मैं इसको आसान भाषा में बोलूं, जैसे आप 100 क्यूब कास्टिंग करते हैं, उसे आप कास्टिंग करने के बाद जो भी प्रोसेस है 90% ह्यूमिडिटी पे 27 ± 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं और इसको क्योरिंग करते हैं। तो आफ्टर 28 डेज बाद जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो मान लेते हैं जो 100 क्यूब थे उसमें से 95 क्यूब का स्ट्रेंथ जो है 25 न्यूटन पर mm² से इक्वल या उससे ज़्यादा है। केवल 5 क्यूब ऐसे हैं जिनका स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm² से कम है। तो ये जो 25 न्यूटन पर mm² होगा यही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर द 28 डेज के बाद केवल 5 क्यूब ऐसे हैं जिनका स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm² से कम है। तो ये 25 न्यूटन पर mm² क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसकी वैल्यू कितना आती है? 1/10 to 1/12 ऑफ FCK। अब ब्राजीलियन टेस्ट से जो वैल्यू निकलती है लगभग आता है 1/9 to 1/12 ऑफ FCK। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ की। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होता क्या है? अब देखिए, जैसे क्या एक बीम है जिसपे आप लोडिंग लगाते हैं। जैसे सपोज करिए एक बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओवरहैंगेड है। इस पे यदि आप पॉइंट लोड लगाते हैं तो बीम में क्या होगा? कॉम्प्रेशन एंड टेंशन आएगा। बॉटम फाइबर में कॉम्प्रेशन एंड टॉप फाइबर में कॉम्प्रेशन एंड बॉटम फाइबर में टेंशन। आप बहुत इजीली इसको जानते हैं। तो आपको पता है कंक्रीट इज वीकेस्ट इन द टेंशन, तो इसका मतलब लोडिंग लगने से फ्लेक्चर आया। फ्लेक्चर आने से क्या हुआ?
टॉप फाइबर में कंप्रेशन, बॉटम फाइबर में टेंशन आया। सिंस कंक्रीट इज वीकेस्ट इन टेंशन, तो हम क्या मेजर करेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी फ्लेक्चर में जो टेंसाइल कैपेसिटी है बीम की, वही फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी या फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल कहीं कहीं यदि आप बात करें फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ की, तो हम कहीं कहीं क्या मेजर कर रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ की, जो कि आ रहा है। अब फ्लेक्चर लोडिंग में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से किस फॉर्म में मेजर करते हैं? मॉडुलस ऑफ रप्चर के, यानी मॉडुलस ऑफ रप्चर के फॉर्म में हम इनडायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिलेट करते हैं। लिखा हुआ इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ एज MOR, मॉडुलस ऑफ रप्चर, एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन आया था पब्लिक सर्विस कमीशन में, क्या क्वेश्चन आया था? वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड ऑफ कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी मिनिमम इन द केस ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, ब्राजीलियन टेस्ट और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो आप बोलोगे डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, यानी डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट में जो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ पाओगे वो सबसे मिनिमम होगी, वही एक्चुअल के पास भी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब हम बात करते हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ में जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसे मॉडुलस ऑफ रप्चर के फॉर्म में रिलेट करते हैं। इस पे हमारा कोडल प्रोविजंस क्या करता है, उसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं सिंपली। चलिए, तो सबसे पहले जब हम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो हमारा कोडल प्रोविजन दो स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? पहला स्टेटमेंट देता है, पहला द मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट should be greater than is equal to FCK plus 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये होता है फ्लेक्चरल टेस्टिंग में जो कोडल प्रोविजन। अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा स्टेटमेंट देता है द इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट should be greater than is equal to FCK minus 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी दो स्टेटमेंट है और हमारा फ्लेक्चरल, ये दो स्टेटमेंट हमारी कंक्रीट सेटिस्फाइड करती है, तो इसका मतलब वो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को फुलफिल करती है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को हम लोग ने डिस्कस कर लिया। चलिए, सबसे पहली चीज क्या है, आपको ये समझना होगा स्पेसिमेन क्या होता है, सैंपल क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं उसको। सबसे पहली चीज, जैसे आपने एक क्यूब कास्टिंग किया या क्यूबॉइड के फॉर्म में कोई स्पेसिमेन बनाया, तो क्या है? स्पेसिमेन है। और यदि इसी तरह आपने कई स्पेसिमेन बना दिए तो तीन स्पेसिमेन के समूह को हम क्या बोलेंगे? सैंपल बोलेंगे। और इसी तरह कई सैंपल्स होंगे तो 4 सैंपल्स को मिला दिए तो आप ग्रुप बना दिए। यानी इसको मैं इस तरह बोलूं, पहला स्पेसिमेन, दूसरा 3 स्पेसिमेन फॉर्म सैंपल, एंड थर्ड वन 4 सैंपल्स फॉर्म ग्रुप। जैसे मैं इस तरह बोलूं, इसमें स्पेसिमेन में क्या है? एक क्यूब है, 1 क्यूब, और 3 स्पेसिमेन फॉर्म सैंपल, यानी एक सैंपल में आपके पास होंगे 3 क्यूब। इसी तरह दूसरा सैंपल होगा तो उसमें अलग 3 क्यूब होंगे। इसी तरह तीसरा सैंपल होगा तो उसमें अलग 3 क्यूब्स होंगे। ठीक है, अब 4 सैंपल्स मिलके क्या बनाते हैं? ग्रुप। यानी एक ग्रुप में कितने क्यूब होंगे? 12 क्यूब्स होंगे। या आप जो भी बना रहे हैं, क्यूबॉइड के फॉर्म में बना रहे हैं तो वो 12 क्यूबॉइड्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्पेसिमेन, सैंपल और ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम क्या होता है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे हम जो सैंपल बनाते हैं ना,
वो क्यूब फॉर्म में नहीं होता है, जैसा कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में करते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो स्पेसिमेन होता है वो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है। क्या होता है उसका डायमेंशन? उसका जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है 15 सेंटी बाई 15 सेंटीमीटर, और जो लेंथ होता है वो 700 mm होता है। और एक सैंपल और बना सकते हैं, वो 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर एंड 500 mm का बना सकते हैं। दोनों के लिए अलग प्रोविजन है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, फिर जैसे इसका होगा उसी तरह से 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन का भी होगा। तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में जो हमारा स्पेसिमेन होगा इस फॉर्म में है, यानी कि इस फॉर्म में, क्यूबॉइड फॉर्म में, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 700 mm, ठीक। अब इस स्पेसिमेन को बना लेते हैं, इसे एक सिंपली सपोर्टेड के लिए रोलर पे रखते हैं जिसके एक ओवरहैंग है। ये जो रोलर होते हैं उनकी जो डायमेंशन होती है, विड्थ जो होता है वो 38 mm और 38 mm होती है। इन दोनों रोलर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 600 mm होता है। जो ओवरहैंग पार्ट होता है ईच साइड 50 mm होता है, ठीक है। अब इस पे हम लोडिंग लगाते हैं। लोडिंग कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड हो सकता है, अथवा ये इस तरह 2 पॉइंट लोडिंग भी हो सकती है। जनरली हम 2 पॉइंट लोडिंग प्रीफर करते हैं। 2 पॉइंट लोडिंग कहने का मतलब क्या है, या तो लोड आपने ऐसे लगा दिया, या तो लोड आप ऐसे लगा दिए। इस तरह देखिए, तो ये 2 व्हील्स के थ्रू 2 जगह लोड डिस्ट्रीब्यूट, इससे क्या होगा, ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। 3 पॉइंट्स लोडिंग होता है, 2 पॉइंट्स लोडिंग होता है, या सिंगल पॉइंट लोडिंग जिसे हम कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग बोलते हैं। जनरली 2 पॉइंट्स लोडिंग को प्रीफर किया जाता है। तो जैसे हमने इस लोड को लगाया, ठीक, तो इसमें क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होगा। मान लेते हैं क्रैक्स कैसे आए, क्रैक्स कैसे आते हैं, ऐसे क्रैक्स आए, ऐसे क्रैक्स डेवलप होंगे। तो इस सपोर्ट से वो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे क्रैक्स का जो नियरेस्ट होगा। मान लेते हैं ए वाला क्रैक्स इस सपोर्ट से नियरेस्ट है और इसकी डिस्टेंस क्या है, ए है। कितनी है, ए है। इसको हम मेजर करेंगे। क्रैक्स डेवलप हो गया, उस क्रैक्स का सपोर्ट से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। किस क्रैक्स का, जो कि सपोर्ट से नियरेस्ट हो। हमने मान लिया इसका क्या है, ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि now that's enough for today and other parts will be discussed on next lecture। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हमने मेजर किया। आइए देखते हैं, ये आप मॉडुलस ऑफ रप्चर को हमने कैसे मेजर करेंगे। MOR इज इक्वल टू 3PL/BD स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ रप्चर देगा। P क्या है, अप्लाइड लोड, L क्या है, L यही 600 mm, ठीक। B क्या है, B है विड्थ एंड D क्या है, डेप्थ। और ये कंडीशन तब होगा जब हमारा A ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, केस 1। एंड केस 2 क्या होगा, व्हेन A लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर। तो उस समय MOR मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होगा, 3PA/BD स्क्वायर। और यदि A लेस देन 17 सेंटीमीटर है तो हम टेस्ट रिजल्ट क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक। ऐसा हो गया। अब इसी तरह से हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर की जगह 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का हो और लेंथ 500 mm हो, तो उसके लिए सेम ऐसे ही प्रोसेस है, लेकिन मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालने के लिए अलग है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ स्पेसिमेन और साइज क्या है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 500 mm या 50 सेंटीमीटर, जो भी आप समझ लें। अब इसमें जो ओवरहैंग पार्ट्स कितना होगा, वही 50 mm 50, और L कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 mm, ठीक है। तो नाउ
यहाँ पे MOR क्या होगा, सेम फार्मूला PL/BD स्क्वायर। इफ A is greater than 13.33 centimeter, 13.3 centimeter. If A less than 13.3 centimeter, greater than 11 centimeter, then modulus of rupture is equal to 3PA/BD square. ठीक। तीसरा, if A less than 11 centimeter, टेस्ट क्या होगा, डिस्कार्ड। तो ये तो स्पेसिमेन बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक। अभी यदि हमने 15 सेंटीमीटर इंटू 700 mm का ना हमने स्पेसिमेन बनाया, उसके लिए देखा, और 10 बाई 10 और 500 mm का बनाया तो उसके लिए देखा। तो मान लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर इंटू 700 mm के लेकर अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या चलता है। अब यदि हमने ऐसा हम मॉडुलस ऑफ रप्चर पा लिया, कैसे पाया, हमने स्पेसिमेन बनाया, उसके बाद यूटीएम में टेस्टिंग किया। ये लोडिंग कैसे लगती है, यूटीएम में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से। ये मोल्ड की कॉस्टिंग किए होंगे, मोल्ड कॉस्टिंग करने के बाद क्यूरिंग किए होंगे, क्यूरिंग करने के बाद हम क्या हुआ होगा, यूटीएम में ले जाके इसे टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद क्रैक्स फॉर्म हुआ, तो जो फार्मूला दिया उससे हमने इसको चेक किया, चेक करने के बाद MOR मॉडुलस ऑफ रप्चर मिल गया। यहाँ तक मिल गया। अब इसके बाद कहता है कोड कि ये चीज यदि फुलफिल हो गई तो ये 2 पॉइंट्स फॉलो होना चाहिए, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है, द मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट, द मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। मतलब क्या है कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप में कितने सैंपल्स होंगे, 4, कितने कुल मिला के स्पेसिमेन होंगे, 12, यानी द मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट, यानी जो ग्रुप है उसमें 4 आपके सैंपल हैं, तो उसका जो एवरेज है उसकी वैल्यू जो है FCK प्लस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल, तो कहने का मतलब क्या है, जो ये स्टेटमेंट था, द मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ, चलिए आप इसको देख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास ये S1 ग्रुप है, क्या है, नाम है ग्रुप का S1 ग्रुप। इसी तरह आपके पास बहुत ग्रुप होंगे, S1, S2, S3, राइट। अब S1 ग्रुप में नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे, जैसा कि हमने बताया 4 सैंपल होंगे। मान लेता हूं उसका नाम है W, X, Y एंड Z, और ईच सैंपल हैज हाउ मेनी स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन, यानी W नाम का जो सैंपल है भैया, इसमें 3 स्पेसिमेन होंगे। कौन कौन से, उसका नाम दे दिया हमने 1, 2, 3। उसी तरह X में भी होंगे कौन, 4, 5, 6। उसी तरह Y में होंगे कौन, 7, 8, 9। Z में क्या होगा, 10, 11, 12। ये क्या है, सैंपल के नाम है, ठीक। तो S1 ग्रुप का जो मीन वैल्यू कितना होगा, X1 का मीन वैल्यू क्या होगा, X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पे W डिवाइड बाई 4, यानी मीन ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप, विच हैविंग 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स, यानी 4 सैंपल्स उसमें होते हैं, लेकिन वो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक ही सेम डेटा नहीं होना चाहिए, अभी बता देता हूँ। तो मीन ऑफ ग्रुप जो आ गया, मान लेता हूं इसकी वैल्यू m है। तो अब कोडल प्रोविजन के स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, m शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू FCK प्लस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि ऐसा है, दैट्स द ओके एंड द कंक्रीट इज द एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 1। बट अभी भी एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग 1 स्टेटमेंट के। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन FCK माइनस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का मतलब इंडिविजुअल सैंपल टेस्ट, यानी हम बात करते जैसे ग्रुप में कितने सैंपल थे, W, X, Y, Z, यानी 4 सैंपल थे। अब इंडिविजुअल सैंपल, यानी या तो आप किसी एक सैंपल ले लें, चाहे W ले लें, चाहे X ले लें, चाहे Y ले लें, चाहे Z ले लें, इसका मीन जो होना चाहिए FCK माइनस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब यदि आप W सैंपल की बात करें तो इसका मीन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। मान लेते हैं समथिंग क्या है, n, तो यानी n की वैल्यू जो होनी चाहिए इज इक्वल टू FCK माइनस 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। उसी तरह से आप यदि सैंपल लेते हैं X,
तो इसका जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है यानी x का जो मीन वैल्यू है यानी 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन FC के -0.3 न्यूटन पर mm²। यदि ऐसा है तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 सेटिस्फाइड होगा और कंक्रीट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में एक्सेप्टेबल होगी। ठीक, तो इसी तरह बहुत सारे ग्रुप होंगे। ये तो S1 ग्रुप है, इसी तरह S2 ग्रुप होगा, इसी तरह S3 ग्रुप होगा। ठीक है, और ये सब क्राइटेरिया जब सेटिस्फाइड हो गई तो हमारा कंक्रीट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल है। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, जब हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स एनफ। ओके।